करके दिखाई देती है और वो आपसे पीछे पीछे जा रहे हो और वो आगे जा रही होती है। ठीक है, तो आप क्या कहते हो उसको देख के? पलट पलट पलट। तो कब बोलते हो आप ये चीजें? ठीक है आप। हाँ जी, वॉइस क्लियर है भाई सबको? एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है अभी? चलिएगा, वेरी नाइस। तो आज हम नए न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंस। छोटा सा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, और यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी पॉसिबिलिटी कंडीशनल सेंटेंस से आपके एग्जाम में पूछे जाने की हो सकती है, वो सारी पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी, करा दूंगी। उससे अलग कंडीशनल सेंटेंस से बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आने की, पहले हम उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को ही नोट करेंगे। ठीक है, पहले हम उन सारे नोट कह लो आप, कॉन्सेप्ट्स कह लो आप, पॉइंट्स कह लो आप, पहले हम उन सारे पॉइंट्स को ही नोट करेंगे और फिर उनसे सब मिक्स करके एग्जाम्पल्स करेंगे जो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इससे बाहर कंडीशनल सेंटेंस से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें से भी जो ज़्यादा पूछा जाता है वो मैं अलग हाईलाइट करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं। पहले हम जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, हम आज क्या शुरू करने वाले हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस होते कौन से हैं? कैसे सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं? इसका मतलब क्या है? कौन से होते हैं कंडीशनल सेंटेंस? देखो, when happening of an action depends on another action, when happening of an action depends on another action, जब एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन पर डिपेंड करे। इसमें हमेशा ना, जब आपके कंडीशनल सेंटेंस होंगे, इसमें हमेशा दो एक्शन होंगे। ठीक है, दो बातें होंगी हमेशा। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे, कंडीशन है जिसमें, और जिसमें कंडीशन है उसमें ऑटोमेटिकली दो क्लोज ज़रूरी हैं होनी, जब तो एक कंडीशन लगेगी। तो इसमें हमेशा आप देखोगे कि दो सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, और एक सेंटेंस का होना दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। अगर ये होता तो ये हो जाता, है ना, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, है ना। अगर तुम वहाँ जाते तो पिट जाते,
है ना, अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए। तो इस तरीके से एक सेंटेंस का होना दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है, उन्हीं को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। मतलब उसमें कंडीशन लग गई कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए जो पहले डेफिनेशन है आप छोटी सी इसकी लिख लीजिए, व्हेन हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, व्हेन हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, जब एक एक्शन का होना डिपेंड्स ऑन अनदर एक्शन, जब एक एक्शन का होना डिपेंड करता है दूसरे एक्शन पे, डिपेंड्स ऑन अनदर एक्शन, इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। उसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है भाई, तो एक चीज का होना दूसरी चीज पर डिपेंड करेगा। क्लियर है बात, एक चीज का होना दूसरी चीज पर डिपेंड करेगा। अब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो डिपेंड करवाएंगे? ठीक है, मतलब जैसे दो सेंटेंसेस हैं, तो अगर ये होता तो जिससे अगर हो गया, इफ हो गया, तो सिर्फ इफ ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होने के लिए, डिपेंड होने के लिए फोर्स करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जिनको हम बोलते हैं कंडीशनल वर्ड्स, जो कंडीशन डालेंगे, जिनकी वजह से कंडीशन आएगी। ठीक है, मैं जब तक नहीं जा सकता, मैं जब तक जब तक ट्रेन नहीं चलेगी तब तक मैं नहीं जा सकता। जब तक ट्रेन पर डिपेंड हो गया, वो ट्रेन के चलने पर ही वो जा पाएगा, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस का होना, एक एक्शन का होना दूसरे पर डिपेंड कर जाता है। तो सिर्फ हम इफ जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे कंडीशन डाल सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडीशनल वर्ड्स। कौन कौन से होते हैं कंडीशनल वर्ड्स? जो एक सेंटेंस के, जो एक एक्शन के होने को दूसरे एक्शन पर डिपेंड करवाएंगे, तो वो होंगे कंडीशनल वर्ड्स। तो आप जैसे कि जानते हो भाई, इफ हो गया, इफ तो सभी जानते हैं। इफ के साथ साथ एज इफ, ठीक है, एज इफ। फिर आपके पास एक वर्ड आता है प्रोवाइडेड, जिसका मतलब क्या होता है, बशर्ते। ये प्रोवाइडेड वाला प्रोवाइड नहीं है देने वाला, ये किसी को कुछ प्रदान करते हैं, हम किसी को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, तो वो प्रोवाइड अलग है ना। प्रोवाइडेड का मतलब दूसरा भी होता है। प्रोवाइडेड का मतलब यहाँ पे क्या है, बशर्ते। जैसे मैं कह दूं कि इस मैंने आप लोगों को सेंटेंस से रिलेटेड प्रेजेंट उसमें टेंस में कराए भी थे, कि मैं उसकी मदद कर सकता था बशर्ते वो वहाँ होता। मतलब मैं उसकी मदद कर सकता था बशर्ते वो वहाँ होता, पर वो वहाँ होता तो मतलब वो वहाँ पे था ही नहीं। अगर वो वहाँ पे होता तो मैं उसकी मदद कर देता। ठीक है, तो ये बशर्ते क्या बोलते हैं, बशर्ते। ठीक है, तो प्रोवाइडेड हो गया। फिर आपका अनटिल, अनलेस, ये सारे वर्ड्स हैं। फिर बिफोर, आफ्टर, इन। हो सकता है कि ये वर्ड्स भी आपको कंडीशनल वर्ड्स ही हैं। कंडीशन डालने में ये आपके बहुत काम आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हो गया एज दो। ठीक है, एज इफ मैंने लिखवा दिया, एज दो हो गया। फिर आपके पास व्हेन हो गया, व्हेन, या आप कह सकते हैं इन केस। इन केस अगर ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर बारिश हो गई तो मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, फिर आपके पास आपको मिल सकता है सपोजिंग। ठीक है, मुझे दोनों एक साथ लिखने थे, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके नीचे लिख देती हूँ इन केस। फिर एक वर्ड आ सकता है, आप सामने लिख लेना, इन केस के सामने साथ में लिख लेना इसको, इन केस और सपोजिंग। इन दोनों का मतलब इफ ही होता है। इन केस और सपोजिंग, इन दोनों की सेंस क्या होती है, इफ ही होती है, अगर। ठीक है, इफ की ही सेंस आती है। इन केस और सपोजिंग दोनों की सेंस क्या आती है, इफ ही आती है। तो इन केस और के आगे सपोजिंग लिख के नीचे अंडरलाइन करके नीचे लिख लेना इफ की ही सेंस आती है। फिर आपके पास एक वर्ड आता है लेस्ट। तो ये सारे क्या है, कंडीशनल वर्ड्स हैं। ये सब क्या है, कंडीशनल वर्ड्स हैं।
लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब होता है इफ नॉट। दिख रहा है नीचे का आपको? ये नीचे लिख रही हूँ तो दिख रहा है ना, इफ नॉट। लेस्ट का मतलब क्या होता है? इफ नॉट। इफ नॉट, नॉट कंसिस्ट करता है ये, इसीलिए हम ध्यान रखिएगा लेस्ट के साथ नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि नॉट कंसिस्ट करता है ये, नॉट इसी के अंदर होता है। लेस्ट का मतलब होता है इफ नॉट। लिख लो फटाफट से, सारे कंडीशनल वर्ड्स है, कोई भी वर्ड हो सकते हैं जो हमारे सेंटेंस में, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे जब डिपेंड करता है तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस है ये, इसमें कंडीशन दी गई है। ठीक है भाई। ठीक है, लिख लिया सबने? यहाँ तक सबने नोट कर लिया? चलिए अब हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए, आप टाइप्स कह लीजिए, इसके सिचुएशंस है ना, इसके पॉइंट्स के ये पॉइंट्स से कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन बन सकता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं वो सारी आपको यहाँ पे लिखवा दी जाएंगी। तो एक बार रूल 1 रूल 2 करके लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट नंबर 2 करके लिख लीजिए। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालिएगा ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें सारे पहले एक साथ लिखेंगे हम। ठीक है, सबको जितने भी है ना जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सबको पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को लिख लेंगे एक साथ, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ से जो पहला पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो इनको बोलते हैं हम, जो हमारा जो सेंटेंस हमारा जो क्लोज हमारी कंडीशन डालती है ना, जिसमें कंडीशन डल रही है, जिसकी वजह से दूसरे एक्शन पे फर्क पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल क्लोज, या फिर आप कह सकते हैं इफ क्लोज। क्या बोल सकते हैं? इफ क्लोज। ठीक है, जो सिंपल सी बात है, जो क्लॉज कंडीशन डालेगी उसको हम कंडीशनल क्लॉज कह देंगे। ठीक है, जो क्लॉज कंडीशन डालेगी उसको हम कंडीशनल क्लॉज कह देंगे, या फिर उसको हम बोलते हैं इफ क्लॉज। ठीक है, जो कंडीशन डालती है। तो जो कंडीशनल क्लॉज होगी हम इफ क्लॉज बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का इफ आ गया, ये कंडीशन जिस भी सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, जिस भी क्लॉज में इफ होगा, ठीक है, जिस भी क्लोज में इफ होगा या कंडीशनल इफ की जगह कोई और कंडीशनल वर्ड होगा, जैसे कि एक सिर्फ इफ नहीं, इनमें से भी कोई वर्ड हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस भी क्लोज में कंडीशनल वर्ड होगा वो आपकी कंडीशनल क्लोज होगी। सीधी सी बात है भाई, जिस भी क्लोज के अंदर कंडीशनल वर्ड होगा इसका मतलब वो क्लोज कौन सी है? कंडीशनल क्लोज है। ठीक है, तो क्या सिचुएशन पहली बन सकती है? आपको ना हो सकता है कि नजर आए इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और जो दूसरे वाला सेंटेंस है, जो दूसरे वाली क्लोज है, वो आपकी हो सकती है फिर किस में? फ्यूचर टेंस में। मतलब अगर इफ के साथ वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप इसको फ्यूचर दूसरे वाली क्लोज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। ये आपको जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगी ना तब ये बात समझ आएगी बहुत अच्छे से। तो इफ के साथ वाली क्लोज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरी क्लोज को आप किस में लिख सकते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। ठीक है, इफ के साथ वाली क्लोज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरे वाली क्लोज को आप किस में लिख सकते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा डाल के लिख लो, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कि इफ के साथ वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, इफ के साथ वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरे वाली को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे वाली को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी है, मतलब आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि अगर इफ के साथ वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप उसको अगले वाली क्लोज को फ्यूचर इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं और अगले वाली क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सिचुएशन आपके पास है। अगर आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट लगा हुआ आता है आगे तो भी नो एरर होगी, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा आता है तो भी नो एरर होगी, और अगर कुछ और लगा आता है तो आप वहाँ पे दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट बना दीजिए या उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको बात? इतनी बात सबको समझ आई? फिर यहाँ पे देखिए एक कंडीशन क्या हो सकती है। एक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि अगर आपकी इफ के साथ वाली क्लोज प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो फिर दूसरी किस में होगी? फ्यूचर इंडेफिनिट। ये सेम ही रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर दूसरी किस में होगी आप लोगों की? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये कब यूज की जाती है? जब हमारे एक्शन को कंप्लीट दिखाया जा रहा हो। ठीक है, जब एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं? जब एक्शन को कंप्लीट दिखाना हो। तो ये कंप्लीट एक्शन के लिए यूज की जाती है, जब एक्शन को हमें क्या दिखाना हो? कंप्लीट दिखाना हो। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्शन कंप्लीट। तो इस केस में आपका जो एक्शन है वो क्या रहेगा? पूरा हो जाएगा, मतलब काम पूरा हो जाएगा। एक्शन कंप्लीट को दिखाएगा ये। ठीक है, अब चौथा कॉन्सेप्ट, ऐसा भी हो सकता है कि जो ये इफ के साथ वाली क्लोज है ये आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो। तो अगर आपकी इफ के साथ वाली क्लोज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो हम दूसरे वाली क्लोज को तब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ आई यहाँ से? आप यहाँ तक इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं बहुत प्यार से समझा देंगे, इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो अभी तक मैंने क्या किया, सारे प्रेजेंट वाले उठाए, फिर मैं सारे पास्ट के एक साथ उठाऊंगी, दोनों को मिक्स नहीं किया इसीलिए। ठीक है, अभी सारे जो इफ के साथ जो, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखो चलो पहले आप नोट करो फिर मैं आपको समझाती हूँ, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि रटना पड़े। लिखो पहले, ये चारों पॉइंट्स नोट करो पहले जल्दी से। ये मैं इसीलिए लिखवा रही हूँ सारे एक साथ, ताकि कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं कि जहाँ जहाँ से एरर बन सकती है वो सारे आपके पास एक जगह आ जाएं। आपके रजिस्टर में जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं सारे एक जगह आ जाए, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले, अभी आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उन सबको पढ़ के चले जाए कि भाई ये यहाँ से क्वेश्चन है तो ऐसे से चेंज करना है। ठीक है, अलग अलग ना भटकना पड़े। तो सारे एक साथ पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल्स कर लेंगे, सारे एक जगह आ जाएंगे आपके पास जितने ही पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, ध्यान से मेरी बात को समझना। जो भी आपका कंडीशनल वर्ड होता है, जो भी आपका कंडीशनल वर्ड होगा, चाहे वो इफ़ हो, चाहे वो कोई और हो, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, कुछ भी हो, कंडीशनल वर्ड अगर है कोई, हाँ बताते हैं अभी, ठीक है बता रही हूँ अभी। तो जो भी आप लोगों के बता रही हूँ मोहित अभी, ठीक है, जो भी आप लोगों के कंडीशनल वर्ड होते हैं, इफ़ अगर आपको कहीं नज़र आ गया तो उसके साथ देखो ये आप, इसमें आपकी दो क्लोज हैं। ठीक है, इसमें जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपके पास दो क्लोज बनेंगी। एक क्लोज ये वाली हो गई इफ़ वाली, ठीक है, एक क्लोज इफ़ वाली हो गई,
और एक क्लोज ये वाली होगी जिसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाओगे। सेम सब में ऐसे ही है भाई, एक क्लोज ये इफ़ वाली हो गई और एक ये दूसरी क्लोज हो जाएगी, एक सेंटेंस ही एक सेंटेंस ही। तो जो इफ़ वाली क्लोज होगी जिसमें कंडीशनल वर्ड दिया होगा उस क्लोज को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल क्लोज। ठीक है, तो ये मेरी हो गई कंडीशनल क्लोज और ये दूसरी आप लोगों की अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कंडीशनल क्लोज। तो इसका मतलब जो हमारी कंडीशनल वर्ड्स होते हैं वो बनाते हैं कंडीशनल क्लोज। ठीक है, तो जो कंडीशनल क्लोज होती है ना उसको कभी भी हम फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कंडीशनल क्लोज को फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते। मतलब इफ़ के साथ या किसी और कंडीशनल वर्ड के साथ हम फ्यूचर टेंस नहीं लिख सकते। दूसरे वाले में आ सकता है बट इसके साथ नहीं आ सकता। मतलब इफ़ के साथ मैं प्रेजेंट बना सकती हूँ, इफ़ के साथ में पास्ट टेंस लिख सकती हूँ, बट इफ़ के साथ में फ्यूचर नहीं लिख सकती। दूसरे वाली क्लोज में लिख सकते। देखो मैंने यहाँ तो यूज़ किया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि ये इफ़ वाली क्लोज नहीं है। इफ़ वाली क्लोज तो ये है, ये तो दूसरी क्लोज है। तो कभी भी जो हमारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं हम उनके साथ फ्यूचर टेंस नहीं लिख सकते। तो ये बात तो आपको समझ आई कि इफ़ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा। कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट इफ़ के साथ लिखा जा रहा है, या इफ़ के साथ आपके कभी भी अगर आपको इफ़ का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कुछ भी लिखा मिले तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, इफ़ के साथ वाला सेंटेंस, इफ़ के साथ वाली क्लोज, इफ़ वाली क्लोज आपकी फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। तो देखो फ्यूचर का पत्ता तो साफ हो गया, इफ़ के साथ फ्यूचर का पत्ता तो साफ हो गया। इसका मतलब इधर फ्यूचर तो पॉसिबल ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। इफ़ के साथ फ्यूचर तो पॉसिबल ही नहीं है, फ्यूचर का पत्ता साफ। फिर उसके बाद हमारे पास दो टेंस बचते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। ठीक है, एक प्रेजेंट एक पास्ट। प्रेजेंट से ये चार पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, प्रेजेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो ये चार है कि इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, इफ़ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट हो, इफ़ के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो। तो अगर इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ध्यान से समझ में, एक तरीके से आप ये समझ लो कि मैं आपको याद करवा रही हूँ। ठीक है, तो अगर इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो आपके पास फिर से दो पॉसिबिलिटी है कि आप चाहे उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बना लो, चाहे आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लो, अगले वाले सेंटेंस को, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट में चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर उसके बाद अगर इफ़ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो फिर आगे वाला किस में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो आगे वाला किस में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेंगे। ठीक है, दोनों। तो इसका मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इफ़ के साथ प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, शॉर्ट, अब मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट कर रही हूँ कि इफ़ के साथ प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, इफ़ के साथ प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, जो इधर वाला क्लोज है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बना देंगे। क्योंकि देखो यहाँ भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, यहाँ भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, यहाँ भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इधर वाले टेंस को, इधर वाले क्लोज को हम किस में बना देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बना देंगे। तो प्रेजेंट की प्रॉब्लम सोल्व हो गई भाई। इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट दिख रहा है तो उधर वाले को फ्यूचर में बना दो। ठीक है, शॉर्ट में समझ आया क्या बोला, कि इधर वाले इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट दिख रहा है तो उधर वाले को फ्यूचर में बना दो। बस यहाँ पे प्रेजेंट में भी बना सकते हो साथ साथ। बताओ, इतना ईजी हो गया। तो प्रेजेंट को याद करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट के इफ़ के साथ अगर कहीं भी प्रेजेंट दिखाई दे रहा है तो उसको फ्यूचर में बना दो। ठीक है, दूसरे वाले को फ्यूचर में बना दो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। और यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, चाहे आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लो। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको। इससे बेटर वे में मुझे नहीं लगता कि कोई समझा सकता है। मैं जितना समझा सकती थी, मैंने जितने एफर्ट्स डाल सकती थी डाल दिए। आई होप कि प्रेजेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद जो लिखूंगी वो पास्ट वाले लिखूंगी सारे। इफ़ के साथ जब हम पास्ट लिखेंगे, बताओ भाई जल्दी से, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। चलो, सबको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया कि मैम यहाँ तक एकदम क्लियर है। ठीक है,
मोहित थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहे थे। देखो प्रेजेंट परफेक्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम काम एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, तो बस वही बोला है। ठीक, जैसे आपने बोला कि मैंने अभी आपको, मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको पढ़ा दिया और मैं अंदर दूसरे रूम में जाके बोलूँ, वहाँ पे जो भी बैठा होगा कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो क्या बोलूँगी, आई हैव टॉट, है ना। तो जब एक्शन पूरा हो जाता है तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, तो वही सिचुएशन आएगी। चलो नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे पास्ट वाले। इफ के साथ फ्यूचर तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, इफ के साथ फ्यूचर तो हो ही नहीं सकती, प्रेजेंट हमने पढ़ लिया, अब हम पास्ट पढ़ लेते हैं बस। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पास्ट पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो इफ के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट हो, इफ के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो हम उधर क्या करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। अगर इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट हो तो हम उस केस में क्या करेंगे, उधर यूज करेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वुड आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट नजर आता है तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दूसरे वाले में, एक मिनट दोबारा लिख देती हूँ उसको, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्या यूज करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे, आसान बना दिया इसको मोहित, ठीक है, आसान बना दिया। ये टॉपिक बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, बहुत गलती करके आते हैं, स्पेशली प्रेजेंट के केस में, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आसान हो जाए, ठीक है। तो आसान कर देंगे, डोंट वरी। ओके मोहित कह रहे मैम आसान लग रहा है अभी टॉपिक। चलो, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर क्या करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फिर आपके पास दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पास्ट से पूछा जाता है, और वो भी इस कॉन्सेप्ट नंबर 6 से। बहुत बार एग्जाम में, कई बार एसएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बहुत बार इस कॉन्सेप्ट का एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। और इस पे भी तो इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे भाई, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, स्टार मार्क करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे अगर आपको इफ के साथ नजर आता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं हम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे नजर आता है इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, तो दूसरे वाले क्लोज में अब क्या करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पूरा ही लिख लो, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सबसे ज्यादा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेयर याद रखना है, क्या पेयर है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या पेयर बना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, ये पेयर आपको याद रखना है, ठीक है। हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने पढ़ा था ना, टेंस में आपको पढ़ाया था कि जो हमारे इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर का यूज करते हैं, बताया था ना कि जो सेंटेंस काल्पनिक होते हैं उसमें सब्जेक्ट के साथ हम वर लगाते हैं। तो हो सकता है कि आपको काल्पनिक सेंटेंस दे दिया जाए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, ये सिचुएशन भी तो हो सकती है ना, हमने टेंस में पढ़ा था ये, ठीक है। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है इधर आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आप उधर क्या करेंगे, ठीक है, अब आप उधर क्या करेंगे, कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो यहाँ पे किया था वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जो ऊपर किया था सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही यहाँ पे करना है, वुड प्लस V1 का ही यूज करना है, इस केस में भी वुड प्लस V1 का ही यूज करना है, ठीक है। जो ऊपर किया वही नीचे करेंगे। बताओ किसी को कोई समस्या रह गई है क्या,
कितना इजी हो गया ये। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पेयरिंग याद रखनी है बस, कुल मिला के बात ये है। 3 पास्ट को लेके याद रखनी है, 4 प्रेजेंट को लेके याद रखनी है, चैप्टर खत्म। पेयर अगर याद है तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। पेयर याद रखना है बस, पेयरिंग याद रखनी है आपको, ठीक है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो उधर वुड प्लस V1 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इधर वुड प्लस V1 आ जाएगा, और अगर वर लगा हुआ है तो भी वुड प्लस V1 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि किसी को? अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, बताओ ये समझ आ गया? से यस और नो, गिव मी अ थम्स अप प्लीज। अगर समझ आ गया तो गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है? चलो सबको क्लियर है, वेरी नाइस। इतने प्यारे बच्चे तो तुम हो, सब समझ आ गया तुम्हें। देखो अब देखो यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी कैसे तैयार हो सकती है। जब यहाँ पे इफ लगा होगा, ठीक है, तो इसी तरीके से सेंटेंस बनेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें इफ को गायब कर दे, ठीक है, इसमें इफ को गायब कर दे, और इफ को गायब करके जो ये वर लिखा हुआ है इसको बाहर निकाल के ले आए, ठीक है। मतलब मैं सिचुएशन सेंटेंस को डिज़ाइन करने का तरीका बता रही हूँ कि हो सकता है कि इस तरीके से लिखा हो, और हो सकता है इसको ऐसे ना लिखे, वो ऐसे लिख के दे दे, ये वर को बाहर ले आए। और अगर वो वर को बाहर लेके आएगा तो फिर इफ़ नहीं आएगा सेंटेंस में, फिर इफ़ ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, इफ़ वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वर को तो आप बाहर निकाल के ले आए, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इफ़ गायब हो गया, वर को बाहर निकाल के ले आए। दूसरा इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है मतलब आपको। तो अगर ऐसे लिखा मिलता है तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये और ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो फिर भी आपको यही करना है, फिर भी आपको यही करना है, सेम जो यहाँ पे किया है वही आप तब भी आपको यही करना है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, तब भी सेम ही सिचुएशन रहेगी। अगर इन्होंने इस तरीके ऐसे ना लिख के उसको ऐसे लिख दिया, बस ये समझ लो, ठीक है, उसको ऐसे ना लिख के उसको ऐसे लिख दिया, तब भी वही रहेगा। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग, ये तो इफ़ के साथ आना था, ये ऐसे कैसे आ गया, अब हम क्या करें? तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही चीज़ यहाँ पर भी है भाई। ये पास्ट परफेक्ट जो मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है पास्ट परफेक्ट। मैंने शॉर्ट में उसको पास्ट परफेक्ट लिख दिया है ना, शॉर्ट में उसको पास्ट परफेक्ट लिख दिया। तो क्या मतलब है यहाँ पास्ट परफेक्ट मतलब इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो मतलब है ना। अब यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि वो इफ़ को गायब कर दें, हैड को शुरू में ले लें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे भी कि वो इफ़ को गायब करके सेंटेंस को ऐसे ना बना के ऐसे बना दे, हैड को शुरू में ले आए बाहर। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, और लगा लो बीच में, ठीक है। ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो कोई टेंशन नहीं है, जो ऊपर लिखा है ये सेम ही रहेगा, ठीक है। जो आपने ये लिखा है ना ऊपर, तब भी सेम रहेगा। तो मतलब लिखने के तरीके हैं, वैसे ना लिख के वैसे लिख दिया तो भी सिचुएशन सेम रहेगी। तो घबराना नहीं है, पहले से अलर्ट कर रही हूँ आपको कि घबराना नहीं है कि भाई यहाँ इफ़ नहीं लिखा तो क्या करें, है ना। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है, बस वर्ब से बात बना लो, वर्ब देख लो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पेयर बनाना है ना आपको। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिमाग में रखो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर वर आ रहा है, चाहे इफ लगा है चाहे नहीं लगा है, तो इधर वुड प्लस V1। इधर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वुड प्लस V1। ये 3 चीज़ें हैं बस जो ध्यान रखनी है पास्ट को लेके। खत्म चैप्टर, चैप्टर खत्म है। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई है ना तो चैप्टर फिनिश। अब हम इनसे रिलेटेड बस एग्जाम्पल्स करेंगे, ये है इस चैप्टर में। अब ये देख लो कि आपको इतना समझ आ गया है कि नहीं आ गया है, फिर हम एग्जाम्पल्स करते हैं। एक और है पॉइंट, बोर्ड लिखवा दूंगी, वो अलग हटके है थोड़ा सा, पहले आप ये देख लो, इतना क्लियर है तो बता दो। ठीक है भाई, इतना क्लियर है सबको?
क्लियर है सबको, इतना क्लियर है? चलो एक और लिख लो, लास्ट में ऐड कर लो इसमें। बट फोर से बना हुआ मिल सकता है, बट फोर, बट फोर प्लस नाउन। अगर इस तरह से बना मिले, सेंटेंस लिखा हुआ मिले बट फोर प्लस नाउन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना दूसरे वाले में नाउन प्रोनाउन दोनों में से जो भी सुटेबल होगा, कुछ भी आ सकता है, नाउन भी हो सकता है यहाँ पे, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इस नाउन के लिए हम प्रोनाउन भी यूज़ कर लेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है कि इस नाउन के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ कर लिया, तो नाउन प्रोनाउन में से कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन प्लस जो यहाँ पे कर रहे थे ना वुड प्लस हैव प्लस V3, इसमें भी यही करते हैं। ठीक है, इसमें भी आप सब्जेक्ट नाउन, सब्जेक्ट की जगह तो नाउन प्रोनाउन आ गया। ठीक है, वही चीज़ जो ऊपर लिखी थी सेम लिखनी है आपको, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो यहाँ किया था वही यहाँ करना है, बस सेम ही है इसमें भी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे बट फोर का मतलब क्या होता है, बट फोर का मतलब होता है के बिना। ठीक है, के बिना, विदाउट। बट फोर का मतलब क्या होता है, विदाउट। अभी एग्जाम्पल कराऊंगी तो समझ आ जाएगा। ठीक है, लिख लो नीचे, बट फोर का मतलब क्या होता है, विदाउट। ब्रैकेट में लिख लेना, के बिना, विदाउट। लिखो। ठीक है, लिख लिया सबने? सबने नोट? तो ये 8 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं हमेशा, 4 प्रेजेंट को लेके, कुछ पास्ट को लेके 3, और बाकी आपका ये नीचे वाला। ठीक है, तो ये अगर ये आपके दिमाग में हमेशा कंडीशनल सेंटेंस जब भी आप कर रहे हो, आपके दिमाग में अगर ये सबके सब पॉइंट्स हैं, पेयरिंग तो याद रखनी है बस। ठीक है, 2 ही तो पेयरिंग है बस, एक में वुड प्लस V1 लगाना है और एक में वुड हैव प्लस V3 लगाना है, 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो अगर आपके करते वक्त ये सारे पॉइंट्स माइंड में है तो आप कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट से। हैड प्लस V3 अगर इधर है तो उधर वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया, सबसे ज़्यादा पूछा गया। ठीक है, अब 2 नोट और लिख लीजिए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसी को लिखवा रही हूँ। ठीक है, नोट डाल के लिख लीजिए, 2 नोट और अभी आपको बताया कि भाई इफ़ के साथ प्रेजेंट हो सकता है, इफ़ के साथ पास्ट हो सकता है, बट इफ़ के साथ फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशनल वर्ड के साथ हम फ्यूचर नहीं लिखते हैं। ठीक है, जो भी कंडीशनल वर्ड होते हैं, चाहे वो इफ़ है चाहे वो कुछ और है, तो उनके साथ हम फ्यूचर नहीं लिखते हैं। तो यही चीज़, और फ्यूचर नहीं लिखते हैं मतलब फ्यूचर में आता क्या है, विल शैल, तो इसका मतलब उनके साथ हम विल शैल नहीं लगाते। जितने भी हमारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम विल शैल नहीं लगाते। तो यही पॉइंट हमें, जो मैंने आपको अब तक बता रही थी, यही बस लिख लो, डू नॉट यूज विल शेल, और साथ में वॉज भी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वॉज भी नहीं लगाते। ठीक है, वॉज, क्योंकि देखो जब हम इफ़ लगाते हैं तो फिर वर्ड लगाते हैं ना, टेंस में पढ़ाया था कि अगर इफ़ है इसका मतलब इमेजिनरी है। ठीक है, और फिर इमेजिनरी है तो फिर वर लगाते हैं, वॉज भी नहीं लगाते, इसलिए तीनों चीज़ का ध्यान रखना है। तो डू नॉट यूज विल शैल और वॉज विद कंडीशनल वर्ड्स, विद कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड्स के साथ हम विल शैल या वॉज का यूज नहीं करते। दूसरे वाली क्लोज में कर सकते हैं बट उसमें नहीं करेंगे। ठीक है ना, विल शैल या वॉज का यूज नहीं करेंगे। और दूसरा नोट डाल के लिख लो, डू नॉट यूज
डू नॉट यूज नॉट विद अनटिल एंड अनलेस। ये पॉइंट तो मैंने पहले भी बहुत बार लिखवाया आपको कि अनटिल और अनलेस के साथ भी आप नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, ये पहले भी लिखवाया है, ठीक है। क्योंकि अनटिल और अनलेस अपने आप में नॉट कंसिस्ट करते हैं पहले से, क्योंकि अनटिल और अनलेस का मतलब होता है, अनटिल और अनलेस का मतलब जब तक नहीं होता, जब तक नहीं, ठीक है। नहीं इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ रहा है, अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, तो इसलिए नॉट कंसिस्ट करते हैं। तो डू नॉट यूज नॉट विद अनटिल एंड अनलेस, अनटिल अनलेस के साथ आप नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कभी आप सोचो कि पूरा है ये अनटिल एंड अनलेस, इसको ऐसे लिखो, अनटिल अनलेस, क्योंकि आप कुछ भी सोच सकते हो, कोई भरोसा नहीं है आपका, तो उसको ऐसे लिखो। ठीक है भाई। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, अगर मैं आज ही एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगी, अगर मैं एग्जाम्पल्स हेडिंग डाल के छोड़ दूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स लिखवा दिए, बस एग्जाम्पल्स करने हैं, सबके ऊपर प्रैक्टिस करनी है मतलब अब, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स हेडिंग डाल के छोड़ दूँ, अगर मैं अभी एग्जाम्पल्स कराऊंगी तो एग्जाम्पल्स ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चंस की करेंगे, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाना है भाई। मैं अगर यहाँ पे 8 कॉन्सेप्ट भी हैं, तो अगर एक से दो एग्जाम्पल भी समझाऊंगी आपको, तो 16, 17, 20 एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो जो कि अभी अगर मैं शुरू करूँगी तो फिर पूरे नहीं हो पाएंगे, फिर आधे आज आधे कल, समझ रहे हो ना, तो रिदम टूट जाएगी। तो कल की क्लास में आपको क्या करके रखना है, कल आप लोगों की जो क्लास लगेगी, कल की क्लास में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना है, अच्छे से पढ़ने आएंगे, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये, इनको अच्छे से पढ़ के आना। क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट लगेंगी, बस एक बार पढ़ लेना कि मैम ने क्या क्या बताया था, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स हम कल की क्लास में करेंगे, सारे शुरू करके सारे ख़त्म करेंगे, और कल की क्लास में कंडीशनल सेंटेंस ख़त्म भी हो जाएगा, कल की क्लास में कंडीशनल सेंटेंस को ख़त्म करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। कल पहली क्लास आपकी कंडीशनल सेंटेंस की ही होगी, कंडीशनल सेंटेंस 1, कंडीशनल सेंटेंस 2, और फिर एक क्लास और रखवाऊंगी कंडीशनल सेंटेंस प्रैक्टिस। तो फिर आपका कल ही कंडीशनल सेंटेंस खत्म हो जाएगा, अगर कल 2 क्लास लगती हैं तो, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं कराऊंगी PQRS, ठीक है मोहित, उसके बाद हम उठाएंगे PQRS। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय। मैं इसको एक बार सेव कर देती हूँ।